Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with the topic called as gravitation. ये gravitation के अंदर अब तक हम लोग ने gravitational intensity, gravitational potential के बारे में बहुत सारे चीज़ें हम लोग ने सीख लिया है. इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ about the planetary motion. Okay? मतलब planets कैसे मूव करते हैं. Planets के मोशन के बारे में डिस्कस करने के लिए we have a wonderful law called as Kepler's laws. जैसे न्यूटन के 3 लॉज के बेसिस पे पूरा का पूरा हमारा इन जनरल मोशन को डिजाइन किया गया है, वैसे ही प्लैनेटरी मोशन को डिजाइन करने के लिए केपलर के 3 लॉज होते हैं. केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ होता था वैसे ही होता है. सो जैसे न्यूटन वहां पर इंपॉर्टेंट है वैसे यहाँ पर केपलर का लॉज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्लैनेटरी मोशन. मतलब प्लैनेट्स के मोशन कैसे होते हैं. सबसे पहली बात, आप तो जानते हैं कि भाई हमारे सन के वजह से हमारे सन को सेंटर में रखते हुए सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास. सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट सर्कुलर मोशन में नहीं रिवॉल्व करते हैं. प्लैनेट्स हमेशा एलिप्टिकल मोशन में रिवॉल्व करते हैं. यस, एलिप्टिकल मोशन में उनका रिवॉल्यूशन होता है. तो सबसे पहली बात, केपलर्स फर्स्ट लॉ. Kepler's first law says that, फर्स्ट लॉ बोलता है उसके ऑर्बिट के बारे में कि भाई प्लैनेट हमेशा ही सन के आजू बाजू में एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है. ओके, सो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट. प्लैनेट्स रिवॉल्व around sun in elliptical orbit. मतलब एलिप्स के शेप में with sun on one of its foci. मतलब क्या होता है, सी जिनको पता नहीं कि एलिप्स क्या होता है, एलिप्स मतलब अंडे का शेप होता है. ओके, ये सर्कल होता है तो ये एलिप्स होता है. एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताता हूँ. एलिप्स का सेंटर अगर ये है तो सेंटर से ये जो लाइन बनाएंगे जो कि मिनिमम, सी अगर आप देखेंगे तो ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर है. ये सबसे बड़ा डायमीटर और ये सबसे छोटा डायमीटर है. तो सबसे छोटे डायमीटर को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस और सबसे बड़े डायमीटर को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस. ओके, एलिप्स के बारे में बेसिक कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए. ओके, अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग b से डिनोट करेंगे. यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको a से डिनोट करेंगे. अब b एंड a दे स्टैंड्स फॉर, a स्टैंड्स फॉर माइनर एक्सिस का आधा, देयरफॉर आई विल कॉल इट एज सेमी minor axis, and B stands for major axis का आधा, therefore I will call it as semi major axis. ओके, एंड यहां से सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे यहां पर भी एक पॉइंट होती है और वही सर्टेन डिस्टेंस पे यहां पर भी एक पॉइंट होती है. ये दोनों पॉइंट जो है ना, इसको भी हम फोकस बुलाते हैं और इसको भी हम फोकस बुलाते हैं. फोकस और फोकस कंबाइन होकर उसका प्लूरल फॉर्म जो होती है उसको हम लोग फोकाई बोलते हैं. ओके, जैसे रेडियस का प्लूरल फॉर्म इज रेडाई, सिमिलरली फोकस का प्लूरल फॉर्म इज फोकाई. ओके, सो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए. एलिप्स से रिलेटेड और भी स्टडीज होती है, ये आपको मैथमेटिक्स में इन डिटेल सिखाया जाता है, बट हाल फिलहाल के लिए इतना तो भी नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक फर्दर. सो व्हाट दे आर सेइंग कि प्लैनेट्स हमेशा ही एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है. मान लीजिए ये उसका मेजर एक्सिस है, ये उसका माइनर एक्सिस है. फोकस एक यहां पर है और एक यहां पर है. ओके, तो सन हमेशा ही उसके कोई ना कोई एक फोकस में होगा. सो ये एक फोकस है, मान लेते हैं सन या तो यहां पर रहेगा, सन नहीं तो फिर यहां पर रहेगा. इन दोनों में से कोई तो भी एक पॉइंट पर सन हमेशा रहेगा. तो इस तरह प्लैनेट हमेशा मूव होती है. सो ये रहा हमारा प्लैनेट, ये रहा हमारा सन. दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ. बात खत्म. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट. फर्स्ट लॉ में इतना ही बोला जाता है कि ऑर्बिटल मोशन हमेशा ही एलिप्टिकल ऑर्बिटल मोशन होता है. बस बात खत्म है ना, बहुत ही सिंपल. माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट.
आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, दैट इज केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर का सेकेंड लॉ, इस लॉ को एक और नाम से बुलाया जाता है, इट इज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। अब आप सोचे कि सर जी एरिया, एरिया का क्या कनेक्शन है? अब मैं आपको बताता हूं। ओके, सो आप तो जानते हैं कि ये जो अपना व्हाट वी से अपना प्लैनेट जो है ना, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है एंड ये उसका मेजर एक्सिस है यहाँ पर कहीं ना कहीं पे, चलो इधर कहीं ना कहीं पे हमारा सन है। ओके, ये हमारा सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये सन से ऑब्वियसली प्लैनेट चलो यहाँ पर मान लेते हैं। सो हर एक पॉइंट पे उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होता है कि नहीं? सो मान लेते हैं प्लैनेट इनिशियली यहाँ पर था, ये प्लैनेट का पोजीशन था, प्लैनेट इनिशियली यहाँ पर था, इधर ऐसे मूव हो रहा था एंड मूव होके एक सर्टन, मान लीजिए एक महीने के अंदर प्लैनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, प्लैनेट इनिशियली यहाँ पर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा। सो दिस इज प्लैनेट्स फर्स्ट पोजीशन, दिस इज प्लैनेट सेकंड पोजीशन। यहाँ पर उसका वेलोसिटी कुछ तो भी रहेगा, इधर v1 बोलूंगा, इधर मैं v2 बोलूंगा। हमेशा वेलोसिटी भी सेम नहीं होती, प्लैनेट्स का वेलोसिटी अलग अलग होती है। अब थोड़े टाइम तक प्लैनेट घूम रही है, प्लैनेट के बारे में मैं देख नहीं रहा हूँ, बाद में पता चला प्लैनेट यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं इसको पोजीशन p3 बुला देता हूँ, इसके वेलोसिटी को v3 बुला देता हूँ। फिर मैंने काम किया भाई, वापस एक महीना वेट किया, एक महीना वेट करने के बाद देखा कि प्लैनेट कहाँ पर पहुंचा। पता चला कि प्लैनेट है ना यहाँ पर पहुंचा है। एट दिस पॉइंट आई विल कॉल दिस पोजिशन एज p4, this is v3, this will be v4. okay, so यहां से यहां तक ये जो रेडियस वेक्टर इसको r1 बोलूंगा, ये जो रेडियस वेक्टर है r2 बुलाऊंगा, ये जो रेडियस वेक्टर इसको r3 बुलाऊंगा, r4 बुलाऊंगा। ओके, सो इट इज ऑब्जर्व्ड कि सी यहाँ पर भी प्लैनेट को एक महीना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो उसके रेडियस वेक्टर ने इनिशियली जो यहाँ पर था यहाँ से लेकर यहाँ पर आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर जब आया तो उसने इतना एरिया कवर किया, कितने में? एक महीने में, मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम पे, एक महीना छोड़ो, एक यूनिट ऑफ टाइम पे उसने इतना एरिया कवर किया। ओके, अब ओवर हियर थोड़े टाइम के बाद देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने भी वापस इतना एरिया कवर किया इन द सेम यूनिट ऑफ टाइम। सो इट इज ऑब्जर्व्ड कि in a unit of time the area covered by this radius vector is always same, that is यहाँ से यहाँ तक एरिया जितना भी कवर हुआ था, सेम वैल्यू ऑफ एरिया यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है। सो पूरा का पूरा रेडियस वेक्टर ने जो भी एरिया स्वीप किया है वो एरिया हमेशा ही कांस्टेंट होती है इन अ यूनिट टाइम। दिस इज योर सेकंड लॉ। इसका मतलब ये होता है कि जब वो नजदीक पहुंचता है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा सो दैट वो एक सर्टेन एरिया कवर करे। जब वो दूर रहेगा तो कम डिस्टेंस ट्रैवल किया तो भी चल जाएगा सो दैट वो सेम एरिया कवर हो जाए। सो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, स्पीड कितना रहेगा, इट डजंट मैटर, बट एवरी टाइम द एरिया शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो इसका स्टेटमेंट इस तरह होता है, रेडियस वेक्टर, रेडियस vector or position vector drawn from sun to the planet, planet तक जो ड्रॉ करके रखा है, sweeps equal area in equal interval of times, in equal इंटरवल ऑफ टाइम। एक सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो एरिया स्वीप करता है वो इक्वल एरिया ही हमेशा स्वीप करता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। ओके, अब इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अभी इसी चीज को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। एरिया जो कवर किया, लेट मी से उसने एरिया जो भी कवर किया, लेट मी कॉल इट एज डीए। ओके, पर यूनिट टाइम, मतलब ऑब्वियसली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब पर यूनिट टाइम। सो एरिया स्वेप्ट per unit time is always what? कांस्टेंट, इक्वल होती है, हर वक्त इक्वल होती है। यहाँ पर जितना एरिया स्वीप किया यहाँ पर भी उतना एरिया स्वीप करेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह उतना ही एरिया स्वीप करेगा। ओके, सो डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, ये उसका बेसिक फॉर्मूला है। इसी चीज को एक और तरीके से हम लोग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। इट्स लाइक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम is velocity, linear distance covered per unit time is velocity. So similarly area covered per unit time can be called as areal velocity. So areal velocity of the radius vector is always constant. Okay, so हम बोल सकते हैं, और मतलब इसी चीज को एक और तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, और
एरियल वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली सेम ही होता है, डीए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब चलो मेरे बोलने पे विश्वास मत करो, मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूं। प्रूव करना भी बहुत सिंपल है भाई, इसका प्रूफ भी है हमारे लेवल में। ओके, सो प्रूव करना भी बहुत सिंपल है। लेट मी अज्यूम कि यहाँ पर एक एलिप्स है, ये एलिप्स में से, चलो ठीक है यार, एक काम कर ले तो एक छोटा सा एलिप्स इधर साइड में बना देता हूँ। ये जो एग्जिस्टिंग एलिप्स है ना उसमें मैं खिचड़ी नहीं करता, छोटा सा एलिप्स इधर साइड में बना देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा फोकस है, ये फोकस में से लेट मी से हमारा प्लैनेट इनिशियली यहाँ पर था, यहाँ से लेकर यहाँ पर आए। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ पर आए। लेट मी से उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट किया एज कंपेयर टू द लेंथ, उसने ना बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट किया। सो लेट मी कॉल द डिस्प्लेसमेंट एज डी आर। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है उसका एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, एंड रेडियस वेक्टर यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है दैट इज कॉल्ड एज आर। सो दिस इज आर बार, दिस इज डी आर बार। सो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये दो वेक्टर्स मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। हम लोग ने वेक्टर्स चैप्टर में सीखा था, जस्ट याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा चैप्टर? वेक्टर्स चैप्टर। उसके अंदर कहां पर, उसके अंदर हम लोग ने वेक्टर प्रोडक्ट सीखते वक्त उसके एप्लीकेशन में हम लोग ने, उसके प्रॉपर्टीज में हम लोग ने सीखा था कि जब भी कोई दो वेक्टर, जस्ट याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं, इफ दिस इज ए बार, इफ दिस इज बी बार, ये दोनों मिलके अगर एक ट्राइंगल, एक इनकम्प्लीट ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, तो ये ट्राइंगल के अंदर का एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज बेसिकली हाफ इनटू ए बार क्रॉस बी बार, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ये आपको याद है ना अच्छे से, सेम स्टोरी। सो एरिया कैन बी रिटन एज हाफ इनटू ए बार क्रॉस बी बार, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां पर भी सेम स्टोरी हो रही है, दिस इज वन वेक्टर दैट इज आर बार, दिस इज अनदर वेक्टर दैट इज डी आर बार। सो इन दोनों ने मिलकर जो भी ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा, एरिया को चलो मैं डी ए करके बोल देता हूं। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। ओके, डी ए करके बोल देता हूं। इट इज नथिंग बट हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार क्रॉस डी आर बार। ये तो हम जानते ही है। अब यहां पर क्या है? डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करना है, राइट? सो ठीक है भाई, इसको मैं अपॉन डी टी कर देता हूं। यहां पर मैंने अगर अपॉन डी टी कर दिया तो वो सेम अपॉन डी टी यहां पर भी डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी आर बाई डी टी डाल दिया मैंने। चलो डी आर बाई डी टी डाल दिया। ये बाजू वाला जो है ना, इसको इरेज कर देता हूं मैं। डी आर बाई डी टी डाल दिया। अब आप तो जानते हैं कि भाई यहां पर डी आर बाई डी टी अगर हो गया, ये डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि नहीं? सो इसी चीज को मैं लिखूंगा आर बार क्रॉस वी बार। ओके, ठीक है, आर बार क्रॉस वी बार तक मिल गया मुझे। अब एक काम करता हूँ, जस्ट मेरे सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहां पर ना ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मास डाल देता हूं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। ये मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, जो हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में सीखा है। सो ये m को नीचे लेके आ जाता हूं, 1/2m आर बार मॉड ऑफ आर बार क्रॉस लीनियर मोमेंटम का मॉड। अब तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक तो हम लोग को पता ही था। ओके, अब आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में जब रोटेशनल मोशन सिखाया जाएगा तो उस टाइम पर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आर बार क्रॉस लीनियर मोमेंटम बार गिव्स यू एंगुलर मोमेंटम। याद है, जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है लीनियर मोशन के बारे में डिस्कस करने के लिए, वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये तो आप जानते ही है कि नहीं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, लीनियर एक्सेलरेशन के जैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, लीनियर वेलोसिटी के जगह जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो सिमिलर लीनियर मोमेंटम के जैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी होता है। सो देयर इज अ क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। उस एंगुलर मोमेंटम के बारे में अब तक हम लोग ने सीखा नहीं, बट कोई नहीं, हम लोग फ्यूचर में सीखने ही वाले हैं। हाल फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना कि बट एंगुलर मोमेंटम
एल बार इज ऑलवेज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। बस इतना ही ध्यान में रखना कि एंगुलर मोमेंटम को एल बार से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है आर बार क्रॉस पी बार। अब यहां पर इसकी जगह पे एल बार डाल दीजिए, देयरफॉर डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2m मल्टीप्लाइड बाय एल बार का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एल। तो ये एल बार का मॉड लिखने की जगह पे मैं सिंपली एल डाल देता हूं। एंड जैसे एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप तो जानते ही है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तब तक मोमेंटम कांस्टेंट होती है। ये चीजें एंगुलर मोमेंटम के लिए भी एप्लीकेबल है। जब तक तुम कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई करोगे तब तक एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैं बोलूंगा सिंस एक्सटर्नल टॉर्क जो अप्लाई करना है वो तो जीरो है भाई, इधर जो भी है बाहर से कोई टॉर्क नहीं है, जो भी है आपस में अंदर अंदर से ही है सब कुछ। तो टॉर्क एक्सटर्नली जीरो होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। मास ऑफ द प्लैनेट तो पहले से ही कांस्टेंट था, तो जन्म से ही कांस्टेंट है। अब पता चला कि भाई एल भी कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, L/2m कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स dA by dt is equal to constant, hence proved, प्रूव कर दिया। हाँ बाय द वे, इसी चक्कर में एक चीज ध्यान में रख लेना, L/2m भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो इन फ्यूचर से न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज किया जा सकता है L/2m, ये भी कांस्टेंट है, एंड R into V ये भी कांस्टेंट है। सो L/2m कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाता है, व्हेन आई से दैट L/2m इज कांस्टेंट, दैट मीन्स L is directly proportional to m. सिमिलरली R इंटू वी इस सी dA by dt अगर कांस्टेंट है तो R इंटू वी भी तो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना। R इंटू वी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये दो रिलेशंस भी कभी कभी MCQs में यूज कर सकते हैं हम, ये चीज एक बार ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या होता है, सी अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जितना बड़ा मास होगा प्लैनेट का उतना ही ज्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा उसका, बट जो भी होगा कांस्टेंट होगा। सिमिलरली जितना वेलोसिटी एंड रेडियस, मतलब यहाँ से लेकर डिस्टेंस जो है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतना छोटा वेलोसिटी होगा, जितना छोटा डिस्टेंस होगा उतना ही बड़ा वेलोसिटी होगा। मतलब ये जब सन से बहुत ही दूर होती है तब बहुत वेलोसिटी दूर है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी जो होती है बहुत कम होती है। तो यहाँ पर बड़े आराम से ट्रैवल करती है प्लैनेट, बड़े आराम से ट्रैवल करती है। जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना स्पीड बढ़ता जाएगा, जब सबसे नजदीक रहेगा तो सबसे ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा। दैट मीन्स क्या होगा, सी यहाँ पर तो वूम करके निकल गया, फिर बाद में आराम आराम से बहुत स्लो, थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है, वूम वापस आराम से। सो प्लैनेट्स का जेनरिक मोशन इस तरह होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ बेसिकली बोलता है कि dA by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसको मैंने यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश की है। एम आई क्लियर? प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए प्लीज। माय डियर चिल्ड्रन, अब बढ़ते हैं सबसे लास्ट लॉ की तरफ, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ, जो बहुत ही सिंपल सा लॉ है। जैसे फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल था वैसे थर्ड लॉ भी बहुत ही सिंपल है। आई विल टेल यू व्हाट केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ में ये सी बेसिकली वो डिस्कस करता है टाइम के बारे में, ओके सो या फिर टाइम पीरियड के बारे में। उसको हम लोग बुलाते हैं लॉ ऑफ पीरियड के नाम से बुलाते हैं हम उसको, ओके। सो होता ये है कि भाई ये हमारा एलिप्स है, मान लीजिए ये अपना एलिप्स है। This is your major axis, this is your minor axis, this is your center of the ellipse. Okay, so यहाँ से यहाँ तक आप तो जानते हैं कि this is semi major axis, जिसको हम लोग generally B से denote करते हैं, and this is semi minor axis, जिसको हम लोग A से denote कर सकते हैं, depending on your consideration। आप चाहिए तो उल्टा भी consider कर सकते हैं, it's not a big deal। केपलर का थर्ड लॉ ये बताता है कि टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट अपना घूमने वाला है यहाँ पर, ओके जो प्लैनेट अपना घूम रहा है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, उसको चक्कर काट के वापस इसी पॉइंट पर आने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। दैट्स इट, बात खत्म। बता दो, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। बस इसका मतलब टी स्क्वायर अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका अगर स्टेटमेंट लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ पीरियड
of a revolving planet is directly proportional to the cube of the orbits semi-major axis. This is Kepler's third law. था ना बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल सा लॉ था. My dear children, please pause the video and make a note of it. आई बिलीव ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए. आप लोग सोचो कि सर जी इसका प्रूफ नहीं है क्या? इसका प्रूफ है, बट अपने लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके प्रूफ में ना एलिप्स के और थोड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक एसेंट्रिसिटी, ऐसे सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाता है. सिंस यू मे बी अवेयर ऑफ एसेंट्रिसिटी एंड एलिप्स एंड ऑल टिल नाउ, अगर अवेयर नहीं है तो ये प्रूफ है ना काफ़ी लाइक खाली फुकट बाउंसर चला जाएगा. तो हाल फिलहाल के लिए सिंस दिस प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस, देयरफॉर वी वोंट बी डिस्कसिंग द प्रूफ. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग ने केपलर के तीनों लॉ कवर किए हैं. सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.